पहलगाम हमला और भारत और पाकिस्तान की नीति। भारत की नीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से ये जो संकट की घड़ी है इसमें हम कुछ पा सकते हैं या कुछ अपने ऑब्जेक्टिव है जो भारत देश का ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकते हैं। इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ पहलगाम पर। देखिए, जब कोई घटना ऐसी होती है जिससे पूरा देश इफेक्ट होता है, पूरे देश में लोग प्रभावित होते हैं, तो वो बात तो करनी ही चाहिए। और मैं लगातार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, ये हमारा अस्तित्व का सवाल है। और अस्तित्व की लड़ाई के लिए अगर कुछ और विषयों से मुझे हटना, ये मजबूरी नहीं है, ये ज़रूरत है समय की। अन्य विषयों पर हम लगातार वीडियो बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस समय पहलगाम से बढ़कर कोई भी विषय नहीं है जिस पर वीडियो बनाई जाए। दूसरी बात यह कि पहलगाम के अंदर जो हुआ, जिस तरह से नृशंस हत्या कांड हुआ, नृशंस अपराध हुआ, और ऐसा अपराध हुआ जिसको जो क्षमा योग्य नहीं है, उनका मोटिवेशन कहाँ से आता है वो तो मैंने वीडियो बनाई है आपको कि किस तरीके से कुछ ऐसी लिटरेचर हैं जिनसे ये मिलता रहता है, लोगों को ये बल मिलता रहता है, उनको पढ़ कर, उन किताबों को पढ़कर दूसरे धर्म के खिलाफ हिंसा, दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ भी कर देना जस्टिफाइड हो जाता है और उसको फिर वाजिबुल कत्ल हो जाता है। लेकिन उस विषय पे बात ना करके अभी हम भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे बात करेंगे। हम बात करेंगे शिमला समझौते पर, हम बात करेंगे पाकिस्तान ने जिस तरह से एयर स्पेस बंद कर दिया उस पर, हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को कैसे हैंडल किया जाए, हम बात करेंगे कि हम अपने लेवल पर हैं, हम बात करेंगे स्क्रैम जेट इंजन की, हम बात करेंगे युद्ध हुआ तो अमेरिका यूरोप क्या करेगा, बात करेंगे चीन क्या करेगा, और हम बात करेंगे भारत क्या करेगा। तो इन सब मुद्दों पे बात बड़े विस्तार से मैं बात करूंगा, जितनी मेरी समझ है उससे मैं बात करूंगा। और मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वैसी ही चीजें होती हैं, लेकिन कम से कम आपका एक दृष्टिकोण ओपन माइंडेड होकर सोचेंगे तो आपको ये नजरिया भी आपको और ज्यादा ज्ञान देगा और थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा, अलग तरीके से सोचने की आपके अंदर कुव्वत आएगी या हिम्मत आएगी। सबसे पहले हम बात करें शिमला समझौते की। शिमला समझौते के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल बना 1972 में शिमला समझौता हुआ, तो उसमें ये था कि भाई दोनों एक दूसरे की मतलब सीमा की क्या बोलेंगे रेस्पेक्ट करेंगे और बहुत आपस में कोई मुद्दा होगा तो मिलजुल कर निपटाएंगे। अभी पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसको सस्पेंड करते हैं, तो इसके अगर पाकिस्तान इसको सस्पेंड करता है तो क्या होगा, तो वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो लाइन ऑफ कंट्रोल फिर उसका कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि फिर जो जहाँ घुस जाएगा वो वहीं पे कब्जा कर लेगा। हम हाजी पीर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पूरी सेक्टर को श्रीनगर से जोड़ने के लिए हाजी पीर पर घुस सकते हैं, या फिर हम पाकिस्तान भी के लिए भी एडवांटेज है, मतलब दोनों तरफ गेम खुला हो जाएगा। फिर लाइन एलओसी के लिए कोई बात नहीं होगा, जिसपे जो ताकत होगी वो वहां कर सकता है। और सबको पता है कि ताकत भारत के पास है, पाकिस्तान की औकात नहीं है भारत से टकरा सके। तो अगर शिमला समझौता रद्द होता है या निलंबित होता है तो भारत के लिए कम से कम कानूनी रूप से खुला रास्ता मिल जाएगा कि हम अब पीओके पर अपना दावा कर सकें। तो अगर पाकिस्तान करता है समझौता रद्द या उसको निलंबित, तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ। सिंधु समझौता, सिंधु समझौते की हम बात करें तो सिंधु समझौते में क्या था कि सिंधु नदी का जो पानी था उसको कई सारी नदियां उसमें जुड़ती हैं, लेकिन उसमें कुछ नदियां पंजाब में थी, कुछ नदियां जम्मू एंड कश्मीर में थी। तो जो जो कहते हैं क्या सिंधु नदी है मेनली उसका 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और 20% पानी भारत को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हुआ, का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, कारगिल वॉर हुआ, और उससे पहले भी जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी युद्ध हुआ। लेकिन ये सिंधु समझौता है ये 60 के दशक में आया है, लेकिन इसमें एक बात है, इन सारे युद्धों में इस समझौते को रद्द नहीं किया गया, यानी भारत ने कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका। लेकिन पहली बार ये बात चर्चा में तो लगातार आती रहती थी, पहली बार ये चर्चा में आई थी 2016 के अंदर जब उरी में अटैक हुआ था। तो ये बात समझ में आई थी भारत सरकार को कि भारत को जल प्रहार करना चाहिए और पानी को रोक लेना चाहिए। लेकिन समझौते में ऐसी थी कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, इतनी ऊंचाई से ज्यादा बांध नहीं बना सकते हो, बहुत सारे उसमें नियम कायदे हैं कि भाई
आपको कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनानी है जिससे पानी रोका जा सके। तो कहने का मतलब 2016 में इंडिया बेबस था कि वो नदी, सिंधु नदी वाले जो रीजन है उस पर कोई बांध नहीं बना सकता था, या बना सकता था तो उनकी कुछ सीमित ऊंचाई होती थी। उस पर एक अगर कोई दिक्कत होती तो पाकिस्तान तुरंत ही इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता था और फिर उसके बीच में कहता था कि ये तो भाई कानूनी रूप से आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन 2016 के बाद जब भारत ने देखा तो कुछ अपुष्ट खबरें हैं कि भारत ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कल को अगर हमें सिंधु नदी में कुछ करना है तो हम कुछ करेंगे, तो हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। आज ये जो सरकार कह रही है कि भाई हम पानी रोकेंगे, तो अपुष्ट सूत्रों से हम ये कह सकते हैं कि भारत के पास कुछ ना कुछ 2016 से बेहतर स्थिति है, क्योंकि 2016 में इस आइडिया को करने के लिए जब सोचा गया तो कर नहीं पाए थे, लेकिन 2016 के बाद अब लगभग 8-9 साल हो गए हैं, तो भारत सरकार ने इसमें कुछ ना कुछ किया है और पाकिस्तान ने लगातार उसका विरोध किया है कि भारत नए बांध बना रहा है, भारत नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत पानी को रोकने के तरीके कर रहा है। तो मुझे लगता है 9 साल में भारत ने कुछ ना कुछ किया ही होगा जो कागजों में ना दिखे, लेकिन जरूर भारत सरकार ने किया है। तो अगर बात कुछ और कर तो सिंधु अगर रोकने में कामयाब होती है, जैसा कि दावा कर रहे हैं कि हम एक बूंद, तो ये पाकिस्तान को मटिया मेट कर देगा। पाकिस्तान के अंदर सिंधु का पानी रोकने में अगर भारत कामयाब हो जाता है तो बिगर युद्ध लड़े ही भारत आने वाले 1-2 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोलैप्स कर देगा और वहां पर विभाजन हो जाएगा। इसलिए रही है तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। और निलंबन होने के बाद है ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है 2016 से लेकर 2025 तक और आपने अब इसको निलंबित किया है समझौते को, और अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, अब आप गाद निकालने का काम करोगे, आप नाले साफ करने का काम करोगे, अब मतलब नदी साफ करने का काम करोगे, आप बांध की ऊंचाई बढ़ाओगे, तो ये 2-4 महीने का काम नहीं है। इसमें लगभग साल, 2 साल, 3 साल लग जाएंगे। कितने भी युद्ध स्तर पे करो तो 2-3 साल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ही लिए लग जाएंगे और फिर जाकर आप पानी को रोक पाओगे। लेकिन अभी ये रद्द नहीं हुआ है सिंधु समझौता, ये सस्पेंड हुआ है। सस्पेंड होने का मतलब ये है कि इसे रोका गया है। रोकने का मतलब ये है कि भाई इसको फिर से इंडिया नेगोशिएट करके कर सकती है। तो अभी क्या सिर्फ इंडिया की धमकी है या फिर सचमुच इंडिया ऐसा करना चाहती है, ये देखना होगा। लेकिन इंडिया अगर सचमुच कर पाया है ऐसा, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये पाकिस्तान पर प्रहार होगा और पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एयर स्पेस की। अक्सर ऐसा हुआ कि पिछली बार भी जब भारत के साथ पाकिस्तान का विवाद हुआ तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस रोक दिया। एयर स्पेस का मतलब ये है कि भाई हमारी होकर कोई नहीं जाएगा, भारत की तरफ कोई जहाज नहीं जाएगा, तो घूम के जाएंगे, इधर उधर से जाएंगे। तो भारत को लगभग भारत की एयरलाइन उड़ाती है, तो भारत को भी अगर मिडिल ईस्ट में जाना है, मिडिल ईस्ट एशिया में जाना है तो वहाँ दिक्कत होगी। रसिया जाना है या कहीं जाना है तो पाकिस्तान बीच में पड़ता है, या कहीं ईरान वगैरह भी जाना है तो भारत का ये शॉर्टकट रास्ता पड़ता है पाकिस्तान से होते हुए, तो उससे ईंधन ज्यादा लगेगा। तो भारत को लगभग 700 करोड़ का नुकसान हुआ था पिछली बार। लेकिन भारत ने पिछली बार जो नुकसान, तो पाकिस्तान ने भारत को फिर से वही धमकी दे दिया कि हमने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब भारत क्या करे? भारत को ये करना चाहिए कि भारत को अपना एयर स्पेस भी बंद करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जो भी फ्लाइट हमारे एयर स्पेस से नहीं जाएगी, घूम के जाएगी। तो इससे क्या होगा? पाकिस्तान की कमर ही टूट जाएगी कि जो भी एयरलाइंस पूरी दुनिया के पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो चाहे मलेशिया से जाना चाहते हैं, इंडोनेशिया से जाना चाहते हैं, सिंगापुर से जाना चाहते हैं, भारत बीच में पड़ेगा। और भारत से अगर घुमा के वो अपनी फ्लाइट ले जाते हैं पाकिस्तान जाने के लिए, तो उनका खर्चा कई गुना हो जाएगा। तो भारत इससे अपना खर्चा उन एयरलाइन पाकिस्तान हैं वो अपने आप कमजोर हो जाएंगी जो विदेशी एयरलाइंस है, और पाकिस्तानी एयरलाइंस का तो बाजा ही बच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी एयरलाइंस इस काबिल नहीं है कि अगर उसे भारत के ऊपर से उड़ के जाना हो और घूम के जाना हो तो उनकी टिकटें इतनी महंगी हो जाएंगी कि उनका तो बट्टा ही बैठ जाएगा। और दूसरे एयरलाइंस को अगर हमें दुनिया से मुसीबत भी मोल नहीं लेनी, झगड़ा भी मोल नहीं लेना, तो हम ये कहेंगे सिर्फ अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हो और हमारी टेरिटरी के ऊपर से उड़कर जाना चाहते हो, हमारे एयर स्पेस के ऊपर से उड़कर जाना चाहते हो, तो आपको डबल चार्ज देना होगा। तो जो दूसरे देश के फ्लाइट्स हैं वो भारत के ऊपर से उड़ेंगी तो भारत को रेवेन्यू मिलेगा,
पाकिस्तान में अगर कोई जाता है, अगर पाकिस्तान नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान में आप जा रहे हो और इंडिया स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हो तो हमको डबल चार्ज करना चाहिए उन एयरलाइंस पर, विदेशी एयरलाइंस पर। इससे क्या होगा, वो सारे देश भी पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएंगे कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस खोले। तो इससे क्या होगा कि हमारे को घाटा नहीं होगा, तो हमें भी वही रणनीति अपनानी चाहिए जो पाकिस्तान ने अपनाई है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बहुत छोटा एयर स्पेस है और हमारा एयर स्पेस बहुत बड़ा एयर स्पेस है। तो भारत की ताकत है, तो भारत ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना पड़ेगा। इसलिए मैं तो कहूंगा कि भारत सरकार भी अपने देश पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए तो लगाई दे, उसके अलावा जो विदेशी एयरलाइंस पाकिस्तान में जाना चाहती हैं भारत के एयर स्पेस को यूज करके, उन पर भी शुल्क ज्यादा करें। पर हम क्या करें, पाकिस्तान को क्या करें? अगर हम ये सारी चीजें करते रहेंगे, पाकिस्तान को प्रेशर बनाते रहेंगे, तो पाकिस्तान भारत पर जाने अनजाने में अटैक करेगा। और अगर अटैक करने की कोशिश करेगा, अटैक तो उसकी औकात ही क्या जो कर पाए, उस 2 कौड़ी की पाकिस्तान की औकात नहीं, लेकिन अगर अटैक करने की कोशिश करता है तो पूरी दुनिया को हम ये कहेंगे, हम तो सिर्फ आतंकवाद को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट ने, सरकार ने, सेना ने हमारे ऊपर हमला किया है, तो हमें एक वाजिब रीजन मिलेगा पाकिस्तान के ऊपर उसके ऊपर अटैक करने का। तो सबसे पहले कोशिश ये रहनी चाहिए कि पाकिस्तान को इतना आर्थिक रूप से हर तरह से तोड़ दें, इतना दबा दें कि पाकिस्तान मजबूर हो जाए कुछ गलत काम करने को, और वो जो गलत काम करेगा वो करारा जवाब दें कि उसकी और वो कि तुमने जो सलवार पहनी थी वो तुम्हारे बाप दादाओं की गर्दन पे जब तलवार रखी थी तो तुमने सलवार पहन ली। हम हिंदू हैं, हम नहीं बदले, हमने अपने गर्दन कटा ली, हमने अपने मंदिर तोड़वा लिए, हमने अपनी धर्म नहीं बदला, हमने अपनी जाति नहीं बदली, हम यहीं रहे, हमने अत्याचार सहे लेकिन हम यहीं रहे। लेकिन तुम वो लोग हो जो तुम तलवार के डर पर बदल गए। अब क्या दुनिया का क्या, इजराइल, अमेरिका और चीन, अमेरिका किसी का नहीं है, वो व्यापारी है और जहां उसे फायदा होगा वो तो चाहेगा कि युद्ध हो। अगर युद्ध होगा तो अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक है हथियारों का, और सबसे ज्यादा हथियार का फायदा उसी को होगा। तो अमेरिका तो ये चाहेगा कि पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो। तो अमेरिका अगर आपको कुछ देता भी है तो समझ लीजिए कि उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, और युद्ध हमेशा अमेरिका को फायदा देता है। जब जब दुनिया में युद्ध हुए हैं तो अमेरिका बलवान हुआ है, क्योंकि उसने बहुत हथियार, चाहे आप किसी भी युद्ध की बात कर लो, वर्ल्ड वॉर की बात कर लो, वहां भी अमेरिका इतना ताकतवर इसलिए हुआ कि उसने हथियार बेचे। जब वो खुद युद्ध में फंसा तो कमजोर हुआ। जब तक वो दूसरों से युद्ध लड़ाता है हमेशा अमेरिका सबसे ज्यादा प्रॉफिट। तो हम बात नहीं कर सकते, हम बात करें तो सबसे जो ज्यादा अच्छा दोस्त भारत का कोई हो सकता है तो वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल भी उसी दुख, दर्द और पीड़ा से गुजर रहा है जिस दुख और दर्द और पीड़ा से हम गुजर रहे हैं। उसकी भी धार्मिक आइडेंटिटी पर हमला किया गया और हमारी भी धार्मिक आइडेंटिटी पर हमला किया गया। इसलिए इजराइल दिल से हमारा साथ देगा तो हमें इजराइल की टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। उसको, वो चाहे छोटा देश है, लेकिन आज अगर इस मुश्किल की घड़ी में कोई आपका साथ दे सकता है तो वो इजराइल दे सकता है, जिसका दर्द और आपका दर्द एक जैसा है। बात करें चीन की, तो चीन भी वही अमेरिका कि चीन ये चाहेगा कि वो डायरेक्ट तो नहीं आएगा लड़ने के लिए वो, लेकिन पाकिस्तान को जरूर बैकअप देगा पीछे से, और भारत को चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत फंस जाए। चीन इस तरह से करेगा कि अगर भारत कोई भी चाल चले तो चीन पाकिस्तान को बराबर पीछे से ताकत देकर उसको भी ताकतवर बनाएगा, और पाकिस्तान नहीं चीन लड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की तरफ से। तो हमें इस बात की भी तैयारी करनी चाहिए कि अगर चीन को कैसे न्यूट्रल करना है, चीन से कैसे हमने डिप्लोमेटिक टॉक करनी है, चीन को कैसे समझाना है, चीन से क्या बार्गेनिंग करनी है कि भाई तुम पाकिस्तान में मत जाओ, हम निपटा लेंगे। और चीन से भी अपने संबंध को अच्छा करके, जैसे भी करके, समझौता करके, उनको कुछ गुड फेथ पर उनके साथ उनको कुछ रिलैक्सेशन देकर हम पाकिस्तान, अमेरिका से बचना है, चाइना को बैलेंस करना है और इजराइल को साथ पकड़ना है। हम ये काम करेंगे। उसके हमारी लड़ाई जो होती है, कोई भी देश अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ता है। हमें अपनी ताकत पहचाननी है, हमें अपनी कमजोरी पहचाननी है, हमें ये पता रहना चाहिए कि हम कौन सा काम ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को जानकर उसी हिस्से पे वार करें जहां पाकिस्तान कमजोर है, और उस पे क्लियर कट हमारा एक संदेश होना चाहिए। पॉलिटिकली नैरेटिव सेट करना अलग बात है, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश फायदे में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि युद्ध में जाकर हम रसिया की तरफ फंस जाएं और नुकसान कर लें। हम जो भी काम करें अगर हम, तो उसमें हमारा
फायदा होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। इजराइल जब भी काम करता है, उसने गाजा पर हमला किया, ईरान पर नहीं किया। गाजा पर हमला किया तो गाजा की जमीन कब्जा ली, अब उससे वो भरपाई कर लेगा अपनी। तो हमारा जो युद्ध में नुकसान होगा उसकी भरपाई हम ऐसा करें कि हमें कुछ ना कुछ मिले जिससे हम उसकी भरपाई कर पाए, ऐसी योजना होनी चाहिए। तो यूरोप करेगा, यूरोप इस समय नीचे गिरा पड़ा है। यूरोप में भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है हथियार, तो यूरोप के जितने देश हैं वो भारत की पीठ थपथपाएंगे और हथियार अपने बेचेंगे। तो यूरोप का तो फायदा ही है कि अगर इसमें दक्षिण एशिया में अगर युद्ध होता है तो यूरोप जो यूक्रेन युद्ध से जो घाटा आ रहा है वो भारत से पूरा कर सकता है। अभी तक भारत कमा रहा है। भारत क्या बेचता है? भारत दवाइयां देता है पूरी दुनिया को, भारत खाने पीने का सामान देता है, भारत मसाले देता है। तो भारत तो ऐसे कमाता है युद्ध में, लेकिन जो अमेरिका और यूरोप कैसे कमाता है? वो हथियार बेचकर कमाता है। हमारी कमाई और उनकी कमाई में यही फर्क है कि वो लोगों को हथियार बेचकर कमाता है और हम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर कमाते हैं। तो अगर हमने रसिया यूक्रेन युद्ध में कुछ कमाया है तो लोगों को रिलीफ देकर कमाया है, लेकिन वो लड़ाएंगे और तब कमाएंगे, ये फर्क है हमारा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितनी लड़ाई फैलेगी उतना ही पूरी दुनिया को फायदा और इंडिया को नुकसान, और पाकिस्तान तो खत्म ही हो जाएगा। अब भारत क्या, भारत एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप ले जिसके अंदर कूटनीतिक तौर पर सभी देशों को बैलेंस करना, जल्दबाजी ना करे। मुझे अगर पॉलिटिकल नुकसान होता है, लोग गाली देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, आप बेकार हैं, अच्छे हैं, कुछ भी देते हैं, लेकिन किसी भी गाली से, राजनीति से, चुनाव से प्रभावित होकर निर्णय ना लिया जाए। जनता को खुश करने के लिए निर्णय ना लिया जाए, ऐसा निर्णय लिया जाए जो पूरे देश के हित में है। निर्णय जरूर लिया जाए, इससे अच्छी मुफीद परिस्थितियां अभी भारत के पास नहीं है। बीएलए एक्टिव हो गया है, उधर आपका तालिबान भी एक्टिव है, 3 फ्रंट से घिरा हुआ। इधर भारत से पंगा ले लिया है पाकिस्तान ने। और मैं आपको बता दूं, भारत लगातार, ऐसा नहीं है कि भारत से युद्ध लड़ ही रहा था। पाकिस्तान तो 30-40 साल से, खुद ही उनके मंत्री ने बोला है कि वो 30-40 साल से आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, तो वो 30-40 साल से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है 2016 के बाद भारत का भी नजरिया बदला है और भारत ने भी पाकिस्तान के तर्ज पर ही युद्ध करने की कोशिश की है। इसीलिए लगातार आप देखेंगे कि बीएलए की एक्टिविटीज बड़ी, वो स्ट्रांग हुआ, तालिबान की एक्टिविटी बड़ी, वो स्ट्रांग हुआ। और अननोन गनमैन की आपने बहुत खबर सुनी होगी कि रोज कोई ना कोई टेररिस्ट को टपका दिया जाता है, कोई आदमी आता है और गोली मारकर चला जाता है। तो ये लगातार खबरें आ रही थी, छोटी खबरें थी, लेकिन भारत भी काम कर रहा था। तो ऐसा नहीं है भारत आज युद्ध में उतरा है। भारत उरी हमले के बाद ही मुझे लगता है इस युद्ध में उतर गया था। उसे पता है एक ना एक नहीं है, अब वो फाइनल फेज है, अब क्लियर कट है। अब तक जो चालें चली जा रही थी वो पर्दे के पीछे से चली जा रही थी। पाकिस्तान तो चल ही रहा था, भारत ने कहा कि हमें भी चलनी चाहिए। और मुझे लगता है 2016 के बाद भारत ने बहुत कुछ पाकिस्तान के खिलाफ किया है। हमें लगातार खबरें आती रहती थी कि बहुत सारे चुपचाप हटा दिए गए, लेकिन अब क्लियर कट मारना होगा, क्योंकि जनता को भी संदेश देना है। तो सामने से ठोकना होगा और ऐसा ठोको कि उसका सारी आइडियोलॉजी रसातल में मिल जाए। तो भारत को अब ये करना कि अब उनको कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्क्रीट जिसमें नुकसान कम से कम हो और भारत का फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? कमेंट में लिखिए, लगातार देखिए।